विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पार्ट 6 चट्टान, खनिज और ज़मीन के पार्ट 2 के अंतर्गत दूसरे भाग के अंतर्गत खनिज और ज़मीन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में चट्टान अर्थात क्या, चट्टानों के कितने प्रकार हैं, उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो सबसे पहले खनिज अर्थात क्या, खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज की एक सर्वमान्य परिभाषा है निश्चित अणुरचना, रासायनिक संरचना और एक समान गुणधर्म वाले ठोस, द्रव और वायुमय पदार्थों को खनिज कहते हैं। एक बिल्कुल सिंपल साधारण परिभाषा है कि निश्चित अणुरचना, रासायनिक संरचना और एक समान गुणधर्म वाले ठोस, द्रव और वायुमय पदार्थों को खनिज कहते हैं। दूसरी परिभाषा है कि जैविक एवं अजैविक पदार्थ जब गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तित होकर एक निश्चित रासायनिक संरचना धारण करते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। फिर से एक बार, जैविक एवं अजैविक पदार्थ जब गर्मी एवं दबाव के कारण परिवर्तित होकर एक निश्चित रासायनिक संरचना धारण करते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, खनिजों के कुछ मूलभूत लक्षण होते हैं, जैसे खनिजों की स्फटिकमय संरचना, खनिजों का घनत्व, खनिजों की कठोरता, खनिजों का रंग और खनिजों का चमक। ये खनिज के मूलभूत लक्षण हैं। उसी प्रकार प्रत्येक खनिज जो होते हैं, उन सब खनिजों का अपना विशिष्ट घनत्व होता है। घनत्व से यहाँ पर तात्पर्य है कि खनिजों का भारीपन अर्थात कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर चाहे जितना घर्षण किया जाए, उनको आपस में चाहे जितना रगड़ा जाए, वो खनिज जितना अधिक प्रतिरोध झेलते हैं, जितना अधिक प्रतिकार करते हैं, उसे खनिज की कठोरता कहते हैं। जितने अवरोध का सामना करते हैं, तो खनिजों की कठोरता को 1 से 10 तक का नंबर दिया गया है, जिसमें 1 नंबर वो सबसे मुलायम का प्रतीक है, मुलायम खनिज का प्रतीक है, और 10 नंबर जो है वो सबसे अधिक कठोर खनिज का प्रतीक है। जैसे टाल्क नामक खनिज जो है वो सबसे नरम होता है, इसलिए टाल्क खनिज को 1 क्रमांक दिया गया है, जबकि हीरा सबसे कठोर खनिज माना जाता है, उसे 10 क्रमांक दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, प्रत्येक खनिज की सतह सूर्य प्रकाश का परावर्तन करती है, अर्थात सूर्य की किरणें जब खनिजों पर पड़ती हैं तो प्रत्येक खनिज उन सूर्य प्रकाश का या सूर्य की किरणों का परावर्तन करती हैं, जिसके आधार पर खनिज की चमक निश्चित होती है। अलग अलग खनिज जो होते हैं या धातुओं की जो चमक होती है वो अलग अलग होती है। खनिजों के कुछ विविध रंग भी होते हैं और खनिजों में कई प्रकार की अशुद्धियाँ भी शामिल होती हैं। तो खनिजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों के आधार पर उनका रंग गहरा तथा हल्का होता है। इस प्रकार प्राथमिक लक्षणों के आधार पर जो खनिजों के विभाग हैं, खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है, तो खनिजों के मुख्य 2 विभाग हैं। एक है धातुमय खनिज और दूसरा है अधातुमय खनिज। धातुमय खनिज किसे कहते हैं? जिन खनिजों में धातु तत्वों का प्रमाण अधिक होता है, धातु तत्व पाए जाते हैं, उन्हें धातुमय खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, सोना, ये धातुमय खनिज हैं। लेकिन दूसरा है अधातुमय, जिन खनिजों में धातु तत्वों का प्रमाण नहीं पाया जाता, उन्हें हम अधातुमय खनिज कहते हैं। जैसे पोटास, सल्फर, नाइट्रेट्स, फ्लोरस्पार, ये अधातुमय खनिज हैं। इसके बाद कोयला और खनिज तेल जो हैं, ये ईंधन के रूप में, संचालन शक्ति के रूप में उपयोगी खनिज है, इसलिए उन्हें ऊर्जा खनिज जैसे भाग में रखा गया है, जिसे हम संचालन शक्ति के खनिज भी कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये तो हुआ खनिजों के बारे में। दूसरा है जमीन। जमीन अर्थात क्या, जमीन की रचना कैसे होती है? तो एक सर्वमान्य परिभाषा जमीन की है, जो पृथ्वी की खुली सतह है, जिसको हम तल चट्टान कहते हैं, कि तल चट्टानों के कटाव से
उत्पन्न होने वाले जैविक और अजैविक द्रव्यों के सम्मिश्रण से बनी हुई पृथ्वी की सतह पर की पतली परत को जमीन कहते हैं। इस परिभाषा को हम समझेंगे कि तल चट्टानों के कटाव के परिणाम स्वरूप उसमें से उत्पन्न होने वाले जैविक और अजैविक द्रव्यों के सम्मिश्रण से बनी हुई पृथ्वी की सतह की पतली परत को जमीन कहते हैं। इसको समझेंगे कि धरातल जो खुली सतह है जिस पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं, सूर्य प्रकाश पड़ता है, तापमान, हिम और वर्षा, ये जो शक्तियां हैं उन चट्टानों को तोड़ने में, उनके टुकड़े करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सूर्य प्रकाश के कारण, तापमान के कारण, हिम के कारण, वर्षा के कारण जब धरातल की खुली सतह पर की चट्टानें टूटती हैं, उनके टुकड़े होते हैं, तो उनमें से जैविक द्रव्य हवा एवं पानी के संयोजन से जमीन बनती है। दूसरा, इसमें जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलवायु परिभाषा इसमें देखिए कि जलवायु के प्रभाव से तल चट्टानों के कटाव से बनने वाले खनिज द्रव्यों एवं वनस्पति प्राणीजन्य अवशेषों के सड़ने से बनने वाले जैविक द्रव्यों से तैयार हुए असंगठित पदार्थों के पतले स्तर को जमीन कहते हैं। जो परिभाषा मैंने शुरू में कही थी कि तल चट्टानों के कटाव से उत्पन्न होने वाले जैविक द्रव्य एवं अजैविक द्रव्यों के सम्मिश्रण से बनी हुई पतले स्तर को, पतली पृथ्वी सतह पर की पतली परत को जमीन कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये तो हुआ जमीन की परिभाषा, जमीन का अर्थ। जमीन के मुख्य भौतिक लक्षण कितने होते हैं? जमीन के मुख्य 4 भौतिक लक्षण हैं। पहला है रंग, दूसरा कण रचना, तीसरा कणों की स्थिति और चौथा परत रचना। रंग जो है वो जमीन का एक विशेष लक्षण माना जाता है और खनिज तत्व एवं उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर जमीन का रंग सतत परिवर्तनशील रहता है। जैसे जिस जमीन में जैविक द्रव्यों का प्रमाण अधिक होता है उसका रंग गहरा होता है, और जिस मिट्टी में लौह तत्वों की मात्रा अधिक होती है, लौह तत्व अधिक होते हैं, उसका रंग पीला, बादामी या लाल रंग की वो मिट्टी होती है। तो जमीन के निर्माण की क्रिया समझिए। पहले इसमें एक आकृति दी गई है जमीन निर्माण की। देखिए जमीन के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। बाईं तरफ देखिए जलवायु लिखा गया है। इसमें जलवायु में एक परिस्थिति में जलवायु के प्रभाव से ऊपर देखिए चट्टानों का कटाव होता है, और चट्टानों का कटाव होने के बाद उसमें से खनिज द्रव्य उत्पन्न होते हैं। दूसरी परिस्थिति में नीचे देखिए कि जलवायु के प्रभाव से वनस्पति और प्राणीजन्य जो अवशेष होते हैं वो सड़ते हैं और फिर उसमें से जैविक द्रव्य उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार तीसरी अवस्था में कि जो खनिज द्रव्य हैं और जैविक द्रव्य हैं, जब इनका आपस में संयोजन होता है, इनका मिश्रण होता है, तब उससे ज़मीन तैयार होती है। इस आकृति को देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वप्रथम जलवायु के प्रभाव से चट्टानों का कटाव होता है, उसमें से खनिज द्रव्य उत्पन्न होते हैं, और दूसरी स्थिति में कि जलवायु के प्रभाव से वनस्पति और प्राणीजन्य जो अवशेष होते हैं जब वो सड़ते हैं तो उसमें से जैविक द्रव्य उत्पन्न होते हैं, और खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य इन दोनों के सम्मिश्रण से, इन दोनों के मिलने से जमीन की रचना होती है। विद्यार्थी मित्रों, अलग अलग प्रकार की जमीन की संरचना में रेती और मिट्टी की मात्रा अलग अलग देखने को मिलती है। जो रेती के कण जिसमें होते हैं, रेती के कणों का आकार बड़ा होता है और मिट्टी के कणों का आकार छोटा होता है। इसलिए ज़मीन की जो नमी संग्रह करने की शक्ति है या उर्वरा शक्ति है, उसकी अपेक्षा किसमें, रेती की अपेक्षा मिट्टी में अधिक होती है। अर्थात अगर ज़मीन रेतीली है, रेत का प्रमाण अधिक है तो ज़मीन कम उपजाऊ होगी, और मिट्टी का प्रमाण अधिक है तो उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और उसकी उर्वरा शक्ति भी अधिक होती है। उदाहरण के रूप में अगर आप रेगिस्तानी प्रदेश ज़मीन देखिए, जहाँ की ज़मीन में जिस मिट्टी में रेती कणों का प्रमाण अधिक होता है तो उसकी नमी संग्रह करने की शक्ति, नमी धारण करने की शक्ति कम होती है, वो ज़मीन कम उपजाऊ होती है। और वहीं पर मैदानी प्रदेशों की जो ज़मीन है, वहाँ की जो मिट्टी है वो उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और उसकी उर्वरा शक्ति भी अधिक होती है। अलग अलग मृदा कण जो हैं,
जो उसके कण होते हैं वो परस्पर अलग अलग स्थित होते हैं, जिसमें मृदा के कणों की स्थिरता की रचना होती है। इस स्थिरता के अनुसार मृदा की छिद्रालुता निश्चित होती है। प्रत्येक मिट्टी जो होती है उसमें छिद्र होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो मृदा की इस रचना के कारण उसमें हवा, पानी एवं वनस्पति की जड़ें आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए मिट्टी का एक टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा उठा करके उसको पानी में डालें तो पानी में डालने के बाद उसमें से बुलबुले उठते हुए दिखाई पड़ते हैं, अर्थात उसमें से हवा बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये मृदा की छिद्रालुता इसके आधार पर निश्चित होती है। तो जमीन स्तरों पर लंबवत कटाव किया जाए तो ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से अलग अलग मृदा स्तर देखने को मिलते हैं, जिसे जमीन का पार्श्व चित्र कहते हैं। ऊपर देखिए एक आकृति दी गई है, उस आकृति को आप ध्यान से देखेंगे कि जमीन के पार्श्व चित्र में देखिए उसमें ऊपर आकृति देखिए दी गई है, उसमें ए, बी, सी और डी ये 4 स्तर दिए गए हैं। 4 स्तर हैं, ए स्तर, बी स्तर, सी स्तर और डी स्तर। ए स्तर में जैविक द्रव्यों का बना हुआ मृदा का प्रथम स्तर है। बी स्तर में रेतीय मिट्टी के कण होते हैं। सी स्तर में अपक्षयित स्तर, छोटे कंकड़ एवं चट्टानें होती हैं। और डी स्तर में ये तल चट्टान होती है। ये जमीन का पार्श्व चित्र है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। जैसे जो स्तरों की बात की गई कि ज़मीन के स्तर, ये 4 प्रकार के स्तर जो हैं देखने को मिलते हैं। 4 स्तर कौन कौन से हैं? ए स्तर, बी स्तर, सी स्तर और डी स्तर। अब इसमें से हम प्रत्येक एक एक स्तर के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। वो स्तर उसके बारे में क्या है, जैसे ज़मीन के पार्श्व में उसके अलग अलग स्तरों में ज़मीन की कण रचना, ज़मीन के कणों की स्थिति, उनके रंग आदि में विभिन्नता देखने को मिलती है। जिसमें अभी 4 भाग आपको बताए गए कि इस पार्श्व चित्र में ए, बी, सी, डी ये 4 नाम दिया गया है। ऊपर आकृति है, उसमें आप फिर देखिएगा। सबसे ऊपर का स्तर ए होता है, जिसमें मृदा के कण सूक्ष्म होते हैं। इस स्तर में जीव सृष्टि और सबसे अधिक क्रियाशील होती है तथा जैविक द्रव्यों की मात्रा अधिक होने से ये ज़मीन अधिक उपजाऊ होती है। बी स्तर, जिसमें रेती एवं मिट्टी के जमीन कण स्थित होते हैं। इस स्तर में जैविक द्रव्यों का प्रमाण कम होता है, इसे उप स्तर भी कहते हैं। सी स्तर जो है, इसमें कंकड़, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े एवं जमीन के बड़े कण होते हैं। यह स्तर कम उपजाऊ होता है। और सबसे नीचे डी स्तर होता है, जो तल चट्टानों का बना हुआ होता है, जिसमें कण एक दूसरे से कण जुड़े हुए होते हैं। सी और डी स्तर का वास्तविक जमीन में समावेश नहीं होता है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम जमीन के प्रकार, जमीन कितने प्रकार की होती है, तो जमीन की संरचना अर्थात उसके निर्माण क्रिया के आधार पर जमीन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वस्थानीय जमीन, दूसरा है स्थलांतरित जमीन। अर्थात कि जब तल चट्टान के कटाव से जमीन बनने के बाद उसी मूल स्थान पर टिकी रहे, ऐसी ज़मीन को स्वस्थानीय ज़मीन कहते हैं। और इस प्रकार की ज़मीन वन प्रदेशों में देखने को मिलती है। अर्थात जहाँ पर चट्टानों का कटाव होता है, कटाव होने के बाद जो ज़मीन बनती है, उसी स्थान पर जो ज़मीन का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं स्वस्थानीय ज़मीन। जंगल प्रदेशों में, वन प्रदेशों में स्वस्थानीय ज़मीन बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। दूसरी ज़मीन है कि जो अपक्षय और अपर्दन के परिबल हैं, कटाव और घिसाव के जो परिबल हैं, जैसे नदी है, हिम नदी है, पवन है, ये गतिशील परिबल माने जाते हैं। इनके कारण जो चट्टान द्रव्य एवं कांप को बहाकर या खींचकर दूसरी जगह पर ले जा कर के उसका जमाव होता है और वहाँ जो ज़मीन तैयार होती है उसे हम स्थलांतरित ज़मीन कहते हैं। इस प्रकार की ज़मीन अधिक उपजाऊ होती है, जिसमें जैविक एवं खनिज द्रव्यों के सूक्ष्म कण, सूक्ष्म मृदा कण अधिक प्रमाण में देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में गंगा यमुना का जो मैदान है, गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, जो मैदानी प्रदेश हैं, इस स्थलांतरित ज़मीन के उदाहरण हैं। फिर से एक बार, स्वस्थानीय ज़मीन और स्थलांतरित ज़मीन की जब तल चट्टानों कटाव जहाँ पर होता है, कटाव के बाद में उसी स्थल पर जो ज़मीन बनती है, निर्मित होती है, उसे हम स्वस्थानीय ज़मीन कहते हैं। ये वन प्रदेशों में ये ज़मीन देखने को मिलती है। और दूसरा, जो कटाव के घर्षण के जो परिबल हैं, गतिशील परिबल,
चाहे वो नदी हो, हिमनदी हो या पवन हो, इनके कारण जो टूटे हुए द्रव्य होते हैं, चट्टान द्रव्य होते हैं या काप होती है, उसको बहाकर या खींचकर या उड़ाकर दूसरी जगह पर ले जा कर के जहाँ पर उसका जमाव होता है और जो वहाँ पर ज़मीन तैयार होती है उसे हम स्थलांतरित ज़मीन कहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण गंगा यमुना नदी का मैदान है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार ये पाठ 6 आपका पूर्ण हुआ। वीडियो को एक बार 2 बार ध्यान से उसको सुनिए, समझिए और प्रश्नों को तैयार कीजिए। धन्यवाद।